Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 7th of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 7 मार्च 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। करना क्या है, आप लोग को उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ से आप लोग डेली जो है इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग डिस्कशन। ये है हमारा सबसे पहला आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या बात करी गई है, ये बर्ड जो कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हो, तो ये बर्ड काफ़ी समय बाद दोबारा देखने को मिली है, लगभग 170 साल बाद दोबारा देखने को मिली है। इस बर्ड का नाम है ब्लैक ब्रॉड बैबलर। अब ये जो बर्ड है लॉन्ग लॉस्ट बर्ड बोला गया है इसे, यानी लंबे समय तक दिखाई नहीं पड़ी थी। अब फाइनली इसको बोर्नियो के अंदर देखा गया है। बोर्नियो क्या है, दुनिया का लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है। कि इसके बारे में थोड़ा सा मैं और डिटेल में बताऊंगा अभी आप लोगों को आगे। और ये जो बर्ड है इसको पहले देखा गया था 1843 और 1848 के आसपास, देन उसके बाद ये बर्ड हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ी है। थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। ये जो बर्ड है जिसका नाम ब्लैक ब्रॉड बैबलर है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मेला कोकिंकला पर्सिपिसिलेटा। तो इसका ये साइंटिफिक नेम है। इसको एक सॉन्ग बर्ड स्पीशी बोला जाता है। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, पेलोरनाइडे ये फैमिली से बिलोंग करती है। और जो ये स्पीशी, जो प्रजाति है, ये बोर्नियो के अंदर देखने को मिली है। और इसका IUCN कंजर्वेशन स्टेटस, यानी ये बर्ड जो है यहाँ पर खतरे में है या नहीं है, तो उसका डेटा में अगर हम देखें तो इसका स्टेटस है डेटा सफिशेंट का। ये डेटा सफिशिएंट का स्टेटस पहले इसका हुआ करता था, लेकिन अब इसको वल्नरेबल की कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया है। मतलब कि यहाँ पर ये परेशानियाँ, मतलब ये जो प्रजाति है इसको काफ़ी परेशानियाँ पड़ रही हैं आज के टाइम पर, और आने वाले टाइम पे ये भी एक्सटिंक्ट हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। तो इसको वल्नरेबल की कैटेगरी के अंदर डाल दिया है। वो किसने डाला है, IUCN ने। IUCN की क्या फुल फॉर्म है नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, काफ़ी बार मैं इसके बारे में पूछ चुका हूँ। ओके ना, उसके बाद बात करें, ओनली अ सिंगल स्पेसिमेन कलेक्टेड इन द 19th सेंचुरी। 19वीं यानी 19th सेंचुरी के अंदर ये पहली बार एक सिंगल, आप कह सकते हो पहली बार नहीं, एक सिंगल स्पेसिमेन देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद जो ये बर्ड है उसको वापस से देखा गया था साल 2020 में इंडोनेशिया के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसका नाम याद रखना और इसका IUCN का स्टेटस क्या है वो याद रखना, बस और कुछ नहीं पढ़ना। और हाँ, कहाँ पे मिली है उसके बारे में याद रखना है। बोर्नियो के बारे में बात करें तो ये बोर्नियो थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है दुनिया के अंदर। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो आइलैंड है पॉलिटिकली डिवाइड करा गया है अमंग द 3 कंट्रीज़। 3 कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे 3 कंट्रीज़ में डिवाइड करा गया है। कैसे कैसे, मलेशिया और ब्रुनई नॉर्थ साइड से डिवाइड करता है और इंडोनेशिया से यहाँ पे साउथ साइड से ये डिवाइड करता है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। बोर्नियो क्या है, थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है दुनिया के अंदर और लार्जेस्ट है पूरे एशिया के अंदर। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सेकंड आर्टिकल बात करता है इंडिया स्वीडन के वर्चुअल समिट के बारे में। तो अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर स्टीफन लॉफमैन, तो इन दोनों के बीच में एक समिट हुई, एक सम्मेलन हुआ जिसके अंदर इन दोनों ने मिलकर डिस्कस किया है बायलैटरल इश्यूज़ को, यानी आपस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे ये लोग मिलकर काम कर सकते हैं और यहाँ पर किस तरीके से आपस में कोऑपरेट करके चल सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करा गया है। तो अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा, लेकिन उससे पहले स्वीडन की लोकेशन देख लेते हैं। स्वीडन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम और यहाँ पे स्वीडन से बाउंड्री शेयर करता है फिनलैंड। इधर से आप देखोगे नॉर्वे भी बाउंड्री शेयर करता है। इसके नीचे बाल्टिक सी है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ से पड़ता है डेनमार्क। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके बारे में देखेंगे। सॉरी, यहाँ पर आगे थोड़ा सा आगे आ गए हम लोग। अब बात करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने अपनी विजिट को रिकॉल करा, यानी 2018 में यहाँ पर हम लोगों ने विजिट किया था स्वीडन को, उसके बाद 2019 में भी विजिट किया था। तो उन बातों को थोड़ा सा दोहराया गया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे हमने एक एग्रीमेंट भी कर रखा था। कौन सा, जॉइंट इनोवेशन पार्टनरशिप एग्री कर रखी थी हमने 2018 के अंदर, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे स्वीडन के अंदर। तो अगर हम बात करें रिलेशन की तरफ तो काफ़ी अच्छे से ये लोग बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें तो आपस में मिलना जुलना रहता है, बातचीत रहती है इन लोगों के लिए। लेकिन अभी क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने वेलकम किया है स्वीडन का डिसीजन। स्वीडन ने एक डिसीजन लिया कि वो क्या करेगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करेगा। अब ये ISA जो बॉडी है इसको इनिशिएट करता है भारत।
इंडिया के द्वारा इनिशिएट करी जाती है और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सोलर के लिए आप देख पाओगे, इससे नाम याद रख सकते हो, सोलर से सोलर के लिए काम करता है। जो सोलर एनर्जी है उसका काफ़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करा जाता है इस बॉडी के थ्रू, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये सोलर अलायंस, ये जो आईएस है, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम के अंदर। इसको फाउंड करा गया था 30 नवंबर 2015 में, और फाउंड करा गया था, पहली बात यहाँ पे अगर देखने को मिला कहाँ पर इसको फाउंड करा गया था, पेरिस के अंदर। और इसके मेंबरशिप के बारे में बात करें तो 121 मेंबर हैं इसके अंदर। डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर डायरेक्टर जनरल है, अभी हाल ही में ये न्यूज़ के अंदर भी थे, ठीक है। फाउंडर कौन है इस बॉडी का, आईएसए का? वो है नरेंद्र मोदी, प्लस एक और नाम है वो है फ्रैंकोइस हॉलैंडे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो नाम हैं। तो आई होप आप लोगों को आईएसए के बारे में क्लियर हुआ होगा। बेसिकली यहाँ पे इसका आईएसए का ये काम है, ये सपोर्ट करता है जो भी पुअरर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, कि वहाँ पर आप कह सकते हो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करवाया जाए, सोलर पैनल लगाए जाएँ, जिससे कि हम लोग क्या कर सकेंगे, जो आप कह सकते हो सूर्य की ऊर्जा है उसका हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर कर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रमोट करता है आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसमें मैंने बताया 121 मेंबर हैं यूएन के। तो उसके अंदर अभी वेलकम करा गया है स्वीडन का डिसीजन, स्वीडन ने भी बोला है कि हाँ हम लोग भी इसके अंदर ज्वाइन करेंगे। तो ये चीज़ थी, ये आप लोगों को याद हो सकता है कि यहाँ पर हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। तो याद रखना आईएसए के बारे में, क्योंकि आईएसए 2-3 बार न्यूज़ के अंदर आ चुका है आपकी बार। आते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। बात करी गई है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो ये IMPCL की फुल फॉर्म है, आगे और भी बार नाम आएगा तो मैं वहाँ पर IMPCL ही बोलूँगा। तो ये जो IMPCL है इसने एंटर किया है, एक टाई अप किया है, एक आप कह सकते हो कॉपरेशन किया है, किसके साथ? गवर्नमेंट ई मार्केट के साथ, जिसको हम लोग GEM पोर्टल बोलते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो अब ये क्या होगा, जो ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है ये क्या करेगा, IMPCL ने ऑब्वियस सी बात है इसके साथ कोऑर्डिनेट किया है, किसके साथ? गवर्नमेंट ई मार्केट के साथ। तो ये क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को अब ऑनलाइन बेचेगा, ठीक है। एक सेकेंड गाइस। तो ये क्या करेगा, अब अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचेगा, किसकी हेल्प से? गवर्नमेंट ई मार्केट के वेबसाइट की मदद से। नाउ ये जो डील है ये कब हुई है? ये डील IMPCL और GEM के बीच में फाइनल करी गई है 3 तारीख 3रा महीना 2021 के अंदर, यानी कि अभी मार्च के अंदर इसको फाइनल करा गया है। इसमें क्या होगा, जो IMPCL की 311 मेडिसिन है उसको कवर करा गया है, और यहाँ पर अब ये जो वेबसाइट है इस पर अपलोड कर दी जाएगी, अब ऑनलाइन यहाँ पर बिकेगा। अब इसके जो प्राइसेस वगैरह है वो कौन सेटअप करेगा? वो फाइनल करेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इसके प्राइसेस वगैरह को सेटअप करेगा। उसी के बारे में यहाँ पर अगेन बताया गया है। जो IMPCL है ये एक पब्लिक सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, और कह सकते हो यूनिट है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। और ये जो आयुष है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसके जो प्राइसेस वगैरह जो भी प्रोडक्ट होंगे इसके अंदर, उसके प्राइसेस वगैरह कौन सेट करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ पे इसके प्राइसेस सेट करेगा, ओके। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं, आर्टिकल नंबर 4। बात करी गई है नेशनल कमिटी टू कॉमेमोरेट 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। 75वां साल जब हम इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, यानी कि अगले साल 2022 में 15 अगस्त को जब इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, तो उसके लिए अभी से ही तैयारियां चल रही हैं। एक कमेटी को सेटअप कर लिया गया है। तो जो हमारी सरकार है उन्होंने एक नेशनल कमेटी बनाई है जिसको हेड करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ताकि जो आने वाले टाइम का यानी साल 2020 का 75वां साल होगा इंडिया इंडिपेंडेंस डे का, उसको हम लोग एक रेस्पेक्ट दें, एक सपोर्ट दें। तो ये जो कमेटी है इसके अंदर 259 मेंबर्स होने वाले हैं, डिग्निटरीज होंगे, कुछ महान हस्तियाँ होंगी, एमिनेंट सिटीजन्स होंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें क्या होगा, यहाँ पे एक पॉलिसी डायरेक्शन देगा, गाइडलाइंस देगा कि किस तरीके से प्रोग्राम्स वगैरह होने हैं 75 जो एनिवर्सरी होगी इंडिया इंडिपेंडेंस डे की वहाँ पर। और ये जो इंडिपेंडेंस डे है ये नेशनल प्लस इंटरनेशनल लेवल्स पर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करा जाएगा वो सब अभी से यहाँ पर इस कमेटी के थ्रू डिस्कस करा जाएगा। नाउ जो ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का यहाँ पे आप क्या है बोला गया है कि गवर्नमेंट जो है 75 ईयर का इंडिपेंडेंस डे के लिए यहाँ पे कमेटी को सेटअप करा गया है, ताकि जो है हम लोग जो आने वाला टाइम का इंडिपेंडेंस डे होने वाला है उसको एक बहुत धूमधाम से रेस्पेक्ट के थ्रू एक सपोर्ट दे सकें, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और उसके बाद आप कह सकते हो यहाँ पे एक नाम भी दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? इसको हम लोग, मैंने अभी आपको बताया, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा और, जो ये 75 ईयर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस डे है ये कब आएगा? 15 अगस्त अगले साल यानी 2022 में। ये चल रहा है 2021। और
अब कह सकते हो 75 सप्ताह पहले ही हम लोग इस चीज़ को लॉन्च कर रहे हैं। 12 मार्च को ये जो कमेटी वगैरह है इसको पूरी तरह से लॉन्च कर दिया जाएगा। 12 मार्च को क्या होता है, 91st एनिवर्सरी मनाएंगे हम लोग हिस्टोरिक सॉल्ट सत्याग्रह की, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम लोग ये कमेटी भी सेटअप कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं। बात करी गई है फर्स्ट स्ट्रैटेजिक काउंटर टेररिज्म डायलॉग। ये किसके बीच में हुआ है, इंडिया और नाइजीरिया के बीच में। अब यहाँ पे आप देखोगे काउंटर टेररिज्म से आप समझ जाओ जो आतंकवाद है उसके खिलाफ यहाँ पर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इंडिया और नाइजीरिया। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो कि नाइजीरिया के हैं, उन्होंने विजिट किया न्यू दिल्ली आए घूमने के लिए। फर्स्ट स्ट्रैटेजिक काउंटर टेररिज्म डायलॉग भी दोनों के बीच में हुआ है। किसके बीच में, इंडिया और नाइजीरिया के बीच में। दोनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया है कि किस तरीके से जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, उससे फाइट करेंगे, उसके अगेंस्ट मिलकर लड़ेंगे। उससे पहले हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। नाइजीरिया आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेगा, और नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। यहाँ पे आप देखोगे नाइजीरिया से बॉर्डर कौन कौन शेयर करता है, ये नाइजर हो गया। ठीक है, ये नाइजर और नाइजीरिया दोनों में डिफरेंस याद रखना। फिर इधर से चाड आ गया, कैमरून आ गया, बेनिन आ गया। ठीक है, नीचे आप देखोगे बाइट ऑफ बेनिन हो गया। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे क्या क्या बातें करी गई हैं। तो ये जो नाइजीरिया और इंडिया है, दोनों मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। क्या डेप्थ डिस्कशन हुआ है दोनों के बीच में, काफ़ी डिटेल में बातचीत करी गई है किस तरीके से ये लोग लड़ सकते हैं टेररिज्म से, एक्सट्रीमिज़म से, यानी जो आतंकवाद है कैसे ख़त्म करा जाए, क्योंकि नाइजीरिया वाले एरिया में देखें तो काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म भी देखने को मिलता है। तो दोनों साइड ने मिलकर कोऑपरेट कर लिया है कि आपस में मिलकर ये लोग लड़ेंगे, चाहे कैसा भी आतंकवाद हो, ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म से मिलकर ये लोग लड़ने वाले हैं। ओके, उसके बाद नाइजीरिया के बारे में बात करें तो ये कंट्री है वेस्ट अफ्रीका के अंदर, जिसका बॉर्डर शेयर करती है अपनी नाइजर के साथ, चाड के साथ, कैमरून के साथ, बेनिन के साथ। मैंने अभी आप लोगों को ये मैप के अंदर बता दिया। जो सदर्न कोस्ट वाला रीजन है वो इसका गल्फ ऑफ गिनिया में है। और अगर हम बात करें इसकी कैपिटल है अबूजा, तो याद रखना है ये चीज़, कैपिटल क्या है इसकी, अबूजा, याद रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में। तो यहाँ पर आर्टिकल में बहुत छोटी सी बात है, वो क्या है मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। अभी देखो एक डेटा आया है, अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट का डेटा रिलीज़ करा गया है। कौन से साल का, साल 2019-20 का, यानी कोरोना काल से पहले वाला साल है, क्योंकि कोरोना कब आया था, साल 2020-21 के अंदर। तो साल 2019-20 का जो इनकम टैक्स रिटर्न है, अभी अगर हम बात करें जो इनकम टैक्स रिटर्न कितना फाइल करा गया है, फाइल करा जाता है। देखो फाइल करना अलग होता है, इनकम टैक्स पे करना अलग होता है। फाइल करना मतलब आप अपनी डिटेल्स दे रहे हो कि क्या कंडीशन है आपकी, आप एलिजिबल हो इनकम टैक्स पे करने के लिए या नहीं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे आप देखना पड़ता है। और बोला गया है जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो गिर चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है साल 2019-20 के अंदर। साल 2019-20 की बात हो रही है, ध्यान से सुनना, फिर से मैं बोल रहा हूँ। तो इनकम टैक्स रिटर्न गिर चुका है। अब यहाँ पे क्या मतलब कि लोगों के पास पैसा नहीं आया होगा, तभी तो लोग टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, है ना, तभी तो लोग टैक्स फाइल नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के पास पैसा ही नहीं आया होगा। और मतलब कि उससे क्या पता चलता है कि जीडीपी जो है कंट्री की वो डाउन थी। ऑब्वियस ही बात है, जीडीपी डाउन होगी तभी लोग यहाँ पर अपना इनकम टैक्स पे नहीं कर पाएंगे, ज़्यादातर आप लोग देख पाओगे। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगा, ये सारी चीज़ नहीं होगी, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा। तो वही सारी चीज़ें देखी गई हैं। जो लेटेस्ट डेटा है वो बताता है जो ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न है, वो काफ़ी गिरता हुआ नज़र आया है, लगभग 4.5% से देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये नज़र आया है गिरता हुआ। ठीक है, यहाँ पे डेटा बताया गया 9.8% तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ऑफलाइन, और 4.5% कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ऑनलाइन। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना क्या है, जो ITR 1 वाले के अंदर आते हैं। देखो ITR 1 जो है, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न 1, इसका नाम दे रखा है ITR 1। इसके अंदर कौन आते हैं, जिनकी इनकम हो 50 लाख रुपए तक पर ईयर, पर एनम 50 लाख रुपए तक हो। तो इनकी भी यहाँ पे आप कह सकते हो जो फाइलिंग है वो गिरती हुई नजर आई है। मतलब एक तरीके से इनकम टैक्स की जितनी फाइल हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न का, वो डाउन हुआ है ना। अब यहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, मतलब इंसान ने कहीं से भी उसके पास पैसा आया हो, चाहे वो सैलरी हो, उसकी पेंशन हो, इनकम या फिर हाउस प्रॉपर्टी से हो, इनकम कोई भी अदर सोर्सेज से हो, बैंक अकाउंट के पैसा हो, ठीक है, ये सब इसके अंदर काउंट होता है। लेकिन इसके अंदर कोई अगर आपने लॉटरी से पैसा जीता है या फिर रेस हॉर्स में पैसा जीता है तो वो नहीं काउंट होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, इसके बेसिस पे ये पता चलता है कि हमारी जीडीपी की क्या हालत है, क्योंकि यहाँ पर इनकम टैक्स ही जो है बहुत ज़्यादा, जो इनकम टैक्स रिटर्न है जो उसके बारे में जो फाइलिंग हुई है वो ही बहुत कम हुई है। ओके, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बात करी गई है टी गार्डन वर्कर्स इन आसाम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो कांग्रेस की लीडर हैं प्रियंका गांधी, ये आसाम के अंदर विजिट करें, और इनके द्वारा बताया गया है जो टी वर्कर्स है आसाम के अंदर, आप देखोगे जो कि चाय की पत्ती जो होती है यहाँ पर इनका एक्सट्रैक्शन करते हैं, ये जो टी वर्कर्स हैं, ये जो इन खेतों में काम करते हैं,
और इन्होंने जाकर क्या बोला, जो ये लीडर हैं इन्होंने बोला कि अगर हमारी सरकार आती है, हम लोग वहाँ पर बनते हैं, हम लोग सत्ता में आते हैं, तो क्या करेंगे, इनका जो वेज है, मजदूरी है, वो दिन की बढ़ा देंगे, 365 रुपये कर देंगे पर डे का वेज। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे आसाम के बारे में थोड़ा सा बताया गया। आसाम जो स्टेट है, ये आसाम है, आप देख पाओगे ओवर अ हाफ ऑफ इंडिया टोटल टी प्रोडक्शन। इंडिया का आधे से ज़्यादा, आप कह सकते हो लगभग जो आधा का जो चाय की पत्ती का प्रोडक्शन होता है वो आसाम के अंदर किया जाता है। जो टी गार्डन वर्कर्स हैं, ये सबसे पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए थे अलग अलग राज्यों से, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। देन उसके बाद आसाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा टी की खेती होने लगी है। और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो वहाँ पे जो टी वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन अच्छी है नहीं, बहुत ही बैकवर्डनेस से बिलोंग करते हैं, पुअर हेल्थ कंडीशन होती है और पढ़े लिखे कम होते हैं, तो उनकी आप कह सकते हो कंडीशंस आज के टाइम पर अच्छी नहीं है। लेकिन एक क्या खास बात है, जो आसाम की स्टेट पॉपुलेशन है, इसके अंदर आप कह सकते हो कि लगभग 17% तक ये टी वर्कर्स ही रहते हैं। और इनकी वजह से जो आसाम के अंदर असेंबली सीट है वो है 126, इसके अंदर से 40 जो है आप कह सकते हो इनके हाथ में है, ये लोग चूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक अगर ये हाथ में आ गए तो काफ़ी हद तक सत्ता हाथ में आ जाएगी। तो आप लोग देख पाओगे कि हाँ, इसी वजह से जो है यहाँ पर जो लीडर वगैरह है वो विजिट कर रहे हैं। आज के टाइम पर आसाम की गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिया था इनका टाइम। आप कह सकते हो आसाम की गवर्नमेंट ने क्या करा था, इनका जो मजदूरी है वो बढ़ा दी थी। पहले इनकी जो मजदूरी वो 167 हुआ करती थी, इसको बढ़ाकर सरकार ने 217 कर दी थी। लेकिन यहाँ पर ये लोग खुश नहीं हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। तो कांग्रेस की लीडर फाइनली पहुँच चुकी हैं वहाँ पर, कह रही हैं कि हम लोग सबसे ज़्यादा वेज देंगे, 365 आप कह सकते हो पर डे का हम लोग आपको मजदूरी देंगे। यानी एक तरीके से जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मिलेंगे आप लोगों से यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। आज का एनालिसिस हो गया है ख़त्म। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।